गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लेसन 8 देख रहे थे। लेसन का नाम था लोकतांत्रिक एवं राष्ट्रवादी क्रांतियाँ सन 1600 से लेकर के 1900 तक के बीच की कहानियों को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक था कि मध्यम वर्ग के लोग और उनके विचार। तो किस तरीके से मध्यम वर्ग के लोगों ने एक नए वैचारिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति और पुनर्जागरण जैसे चीज़ों को देखते हुए, मानते हुए तथा उनकी जो सोच विचार थी उसको उन्होंने माना और उसे आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे जॉन लॉक के द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं, बतलाए गए हैं, उसके बारे में हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे किए। जॉन लॉक विश्व के महान दार्शनिकों में गिने जाते हैं। उन्होंने निरंकुशता के विरोध में और लोकतंत्र के समर्थन में कई ग्रंथ रचे। ये क्या है? जॉन लॉक के द्वारा जो एक दार्शनिक थे, जिन्होंने किस तरीके से जो निरंकुशता थी, मतलब जो तानाशाह थी या स्वेच्छाचारी अपनी इच्छा के अनुसार शासन प्रणाली थी, उसको किस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र के समर्थन में कई ग्रंथ रचे हैं। चार्ल्स और जेम्स द्वितीय की नीतियों के वे आलोचक थे, मतलब उनके जो विचार थे, जो नीतियां बनी थी, उनसे वो क्या करते थे? उनका खंडन करते थे, विरोध करते थे। उन्हें उन दिनों स्वदेश छोड़कर हॉलैंड में रहना पड़ा। सन 1688 में वे मेरी द्वितीय, जो बाद में इंग्लैंड की रानी बनी, के साथ स्वदेश लौटे। लॉक सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले में से थे। इस सिद्धांत के अनुसार समाज के लोग मिलकर अपनी जरूरतों को पूरा करने तथा अपने अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से राज्य को स्थापित करते थे। ये एक सामाजिक अनुबंध था। लोगों को समाज में मिलकर अपनी जो आवश्यकता है, अपने अधिकारों की कैसे रक्षा करनी है, इन उद्देश्य से स्थापित की जा रही थी। यही क्या था? सामाजिक अनुबंध था। लोगों के हितों और अधिकार इस कारण राज्य में सर्वोपरि है, मतलब लोगों के जो हित है, उनकी जो आवश्यकता है या उनकी जो जरूरत है, और साथ ही साथ उनके जो अधिकारी, वही क्या है? अधिकार, वही राज्य के लिए सबसे प्रथम है। राजा व मंत्रियों को लोगों से सत्ता मिलती है। राजा व मंत्रियों को किससे सत्ता या जो शक्ति मिलती है? वो लोगों से मिलती है। इस कारण वे लोगों के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। लॉक के निरंकुशता के से बचाव के लिए शासन के कार्यक्षेत्रों के विभाजन का सुझाव रखा। उनका सुझाव था कि शासन के 3 पक्ष, कानून बनाना, लागू करना तथा न्याय देना, इन्हें 3 स्वतंत्र क्षेत्रों में बांटना चाहिए। अगर शासन करने के अगर मुख्य सुझाव है तो उसके लिए 3 पक्ष का होना जरूरी है। पहला क्या था? हमने देखा कि कानून बनाना, कानून को कैसे बनाना है, और साथ ही उसे लागू करना, और उसी आधार पर क्या है? न्याय देना। उदाहरण के लिए संसद कानून बनाए, राजा लागू करे और स्वतंत्र न्यायाधीश न्याय करें। इस तरह हम किसी एक के अत्यंत शक्तिशाली और निरंकुश होने से बचा जा सकता है। तो जो ये शासन के जो 3 पक्ष हैं, इसके माध्यम से जो निरंकुशता है, जो स्वेच्छाचारिता के आधार पर लोगों का न्याय और होने परेशान की जा रही थी, तो उस चीज़ को रोका जा सकता था। तो उसके लिए क्या किया? कानून बनाना, लागू करना और उसे न्याय करना। इसी विचार को बाद में मॉन्टेस्क्यू, जन्म सन 1689, मृत्यु सन 1755 नामक फ्रेंच विचारक ने शक्ति विभाजन, जिसको सेपरेशन ऑफ पावर सिद्धांत के रूप में पेश किया गया। सभी मानव समान एवं कैसे हैं? स्वतंत्र है। इसलिए किसी व्यक्ति को अन्य किसी व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और संपत्ति को हानि पहुंचाने का अधिकार नहीं है। ये मानव की सबसे प्रथम समानता भी है, और साथ ही उसको ये स्वतंत्रता भी है। उसे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को परेशान या उसे नुकसान पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। अब हम आगे देखेंगे विचारक के बारे में। जॉक रूसो, जिनका जन्म सन 1712, मृत्यु सन 1778। रूसो ने अपने राजनीतिक विचार 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों में प्रकाशित किए। असमानता का विमर्श सन 1754 तथा सामाजिक अनुबंध सन
1762 रूसो का मानना था कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से संयमी और नैतिक होता है और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहता है। ऐसा रूसो का मानना था कि मनुष्य क्या है, प्राकृतिक रूप से मतलब नेचुरल रूप से वो क्या है, संयम है किसी भी चीज़ के लिए, और साथ ही क्या है, नैतिक होता है, नैतिक गुण होते हैं, और साथ ही साथ प्रकृति के साथ सामंजस्य मतलब तालमेल उसका रहता है। मनुष्य और प्रकृति का संबंध बताया गया है। प्रारंभ में कोई निजी संपत्ति नहीं थी। प्रारंभ में जो या शुरुआती दौर पे किसी की कोई निजी संपत्ति नहीं थी, और जमीन और जंगल कैसा होता था, सबका होता था। सब लोग आवश्यकता अनुसार सारे काम करते थे और अपने उत्पादन को मिलकर उपभोग करते थे। जो भी उत्पादन होता था या जो भी प्राप्त होता था उसको वो मिल बांट कर उसका उपयोग किया करते थे। लोग समस्याओं का आपसी बातचीत से हल निकालते थे, लेकिन समय के साथ निजी संपत्ति, कार्य का विभाजन, असमानता और सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य विकृत होता गया। इसमें क्या हुआ, ये धीरे धीरे क्या है, ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती चली गई। साथ ही साथ क्या होने लगा, इसमें निजी संपत्ति मतलब स्वयं की संपत्ति, कार्यों का विभाजन, लोग अलग अलग कार्यों के हिसाब से विभाजित किए गए। साथ ही इसके साथ साथ क्या उत्पन्न होने लगी, असमानता उत्पन्न होने लगी। जो पहले क्या, जैसे जिस तरीके से हमने देखे कि पहले के लोग जो चीज़ें जंगलों से या जो भी चीज़ें प्राप्त होती थी वो सब उसका सब कोई मिल करके उपभोग करते थे, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे समस्याएं उत्पन्न होने लगी, तो क्या है, असमानता भी उत्पन्न होना शुरू हो गई। सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य विकृत होता गया। धनी और ताकतवर लोग अपनी इच्छा बाकी लोगों पर थोपने लगे। जो धनी होने लगे या उच्च वर्ग में आने लगे या ताकतवर हो गए, वो लोग क्या है, अपनी इच्छा को किस पर, लोगों पर थोपने लगे और उन्हें गुलामी में रखने लगे, मतलब अपनी इच्छा अनुसार या फिर उन्हें बंधुआ की तरह बनाया जाने लगा। मनुष्य के बीच असमानता को बनाए रखने के लिए लोगों के अधिकारों व स्वतंत्रता को नकारना जरूरी हो गया। मनुष्य के बीच क्या असमानता है, तो बनाए रखने के लिए जो समान ना होकर के बल्कि असमानता, एक पक्षपात जैसे कह लोगों में होने लगे, और साथ ही साथ उनके जो अधिकार और स्वतंत्रता को क्या कर दिया गया, नकारा गया, नहीं माना गया, उनको जरूरी नहीं दी गई। रूसो का प्रसिद्ध कथन है, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है मगर सब तरह वह जंजीरों से बंधा हुआ है। मनुष्य जब जन्म लेता है या पैदा होता है तो वह स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो सामाजिक दुनिया है वह क्या है, उसमें वो जगड़ता चला जाता है। इसका हल यही हो सकता है कि सारे लोग मिलकर एक नया सामाजिक अनुबंध करें, जिसके तहत वे अपने प्राकृतिक अधिकारों व इच्छाओं को प्राथमिकता न देकर सामुदायिक निश्चय को प्राथमिकता दें। जिस तरीके से हमने देखा कि जॉन लॉक के बारे में भी उन्होंने भी यही कहा था कि मनुष्य क्या है, वह स्वतंत्र और प्रकृति में वह समान रूप से रह सकता है, अपनी इच्छा अनुसार चीज़ों को उपयोग कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, जो रूसो, इन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही कि किस तरीके से अगर इसका हो सकता है तो क्या है, सारे लोग मिल करके एक सामाजिक अनुबंध, जिसमें क्या है, सभी लोग मिल करके अपनी ज़रूरतों, अपने अधिकार और रक्षा कर सकें। तो इच्छाओं को प्राथमिकता न दे करके सामाजिक निश्चय को क्या दें, प्राथमिकता दें कहा गया है। यह निश्चय सब लोगों के साझे विचार विमर्श और न्याय के सिद्धांतों के आधार पर बनेगा। यह सब तभी हो सकेगा जब निश्चय सब लोगों के साझे मतलब मिली जुली विचार विमर्श, लोगों के जो विचार विमर्श सामने निकल कर आएगी, उसी आधार पर न्याय के सिद्धांतों के आधार बनेगा, जो क्या है, सभी के हित के लिए बनाए जाएंगे। सामुदायिक निश्चय को प्राथमिकता देने पर कोई इंसान किसी ताकतवर या धनी व्यक्ति की इच्छा से संचालित नहीं होगा। सामुदायिक मतलब सभी के लिए निश्चित तौर पे क्या दें, प्राथमिकता देना पर कोई इंसान इसका कोई भी व्यक्ति इसका या ताकतवर या धनी व्यक्ति इसका संचालन नहीं, इच्छा से संचालन नहीं होगा, या किसी के द्वारा मजबूरन यह संचालित नहीं किया गया जाएगा या थोपा नहीं जाएगा। रूसो के ये सिद्धांत आने वाले युग में लोकतांत्रिक आंदोलन के आधार बने, जिसमें क्या है, लोगों के जो शिक्षा से चुनाव करने प्रणाली या न्याय व्यवस्था लागू करने न्याय कैसे बनेंगे, इस आधार पर वो क्या है, आंदोलन के आधार पर ये अगले युग में या आने वाले युग में बनते चले गए। अब हम आगे देखेंगे 8.3 में अमेरिका का
स्वतंत्रता संग्राम सन 1775 से सन 1783 तक। 17वीं और 18वीं सदी में इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित किए। उपनिवेश जो क्या है 17वीं से उन्होंने 18वीं सदी में इंग्लैंड ने क्या है उत्तरी अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित किए। ये 13 प्रांतों में बटे थे। सोचिए 13 प्रांतों में। तो उपनिवेश का क्या होता है कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अपना शक्तिपूर्वक शासन करता है, उस पर नियंत्रण करता है, तो वह देश उसका क्या कहलाता है, उपनिवेश कहलाते हैं। तो इसी तरीके से इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में जो क्या है उपनिवेश स्थापित किए थे वो क्या है 13 प्रांतों में बटे हुए थे। इनमें इंग्लैंड से बहुत बड़ी संख्या में कृषक, कारीगर, व्यापारी आदि जाकर बसे। जो उपनिवेश प्रांत बनाए गए थे वो जाकर वहाँ बसे। 18वीं सदी में इन अमेरिकी उपनिवेशों के लिए इंग्लैंड की संसद कानून बनाती थी, परंतु वहाँ के लोगों को इस संसद के लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं था। यहाँ क्या बताया कि 18वीं सदी में अमेरिकी उपनिवेश के लिए इंग्लैंड की जो अमेरिका के उपनिवेश जो थे उनके लिए इंग्लैंड की संसद के द्वारा क्या है कानून बनती थी, परंतु वहाँ के लोगों को इस संसद के लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं था। मतलब उत्तरी अमेरिका के लोग स्वयं अपने लिए प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे या सदस्य नहीं चुन सकते थे। संसद ने जो कर व शुल्क लगाए और कानून बनाए वे अमेरिकी उपनिवेश के निवासियों के हित में नहीं बल्कि इंग्लैंड के व्यापारियों व व्यावसायिकों के हित में थे। यहाँ जो संसद के द्वारा जो कानून बना हुआ था वह किस पर था, कर और शुल्क लगाए जाने और कानून बनाने पर से था, जो अमेरिकी उपनिवेश के निवासियों के हित में नहीं था बल्कि किसके लिए था, इंग्लैंड के जो व्यापारी और जो व्यवसाय करने वाले लोग थे उनके हित में वो कानून बने हुए थे। अमेरिकी उपनिवेश के लोगों ने नारा लगाया, बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं। उन्होंने आवाज़ उठाई अपने लिए कि अगर सदस्यता नहीं है तो कर भी नहीं दी जाएगी। सन 1744 में सभी उपनिवेशों ने विरोध स्वरूप फिलाडेल्फिया ने अपने प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक रखी। ये 1774 में सभी उपनिवेश जो बटे हुए थे, जो इंग्लैंड के द्वारा बने हुए थे, तो उन्होंने अपनी एक संयुक्त बैठक रखी जिसे क्या कहा गया है, इस प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक रखी जिसे कहा गया कांग्रेस कहा गया। कांग्रेस ने इंग्लैंड के राजा जॉर्ज द्वितीय से अनुरोध किया कि उपनिवेश को अपने लिए कानून बनाने का अधिकार दिया जाए। तो क्या है कि जो उपनिवेश देशों ने जो विरोध किया था किसके, फिलाडेल्फिया में अपने प्रतिनिधियों की एक बैठक रख करके, जिसको क्या कहा गया, उस बैठक को कांग्रेस कहा गया। तो उन्होंने राजा के माध्यम से इससे अनुरोध किया कि वह अपने लिए कानून बनाने का उन्हें अधिकार दिया जाए। राजा ने इसे बगावत माना, मतलब उनके खिलाफ, और सन 1775 में अमेरिकी पर युद्ध की घोषणा कर दी। तो उन्होंने क्या है अपने अधिकारों के लिए जब उन्होंने मांग की तो राजा ने इसे क्या क्या माना, बगावत माना, उनके खिलाफ माना, और सन 1775 में क्या होने लगा, अमेरिका पर युद्ध की घोषणा कर दी गई। अब आगे देखते हैं, अमेरिका में बसे लोगों ने इंग्लैंड से टक्कर लेने का फैसला लिया। जो सन 1775 में ये युद्ध की घोषणा की गई थी, तो उन्होंने भी, अमेरिका ने भी इंग्लैंड से टक्कर लेने का फैसला लिया। और क्या हुआ, फिलाडेल्फिया में 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधि, मतलब सदस्य, जो 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधि थे, सदस्य थे, की बैठक, तीसरी बैठक जिसे कांग्रेस हुई, और 4 जुलाई सन 1776 को उसने अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस तरीके से 4 जुलाई सन 1776 को अमेरिका को क्या है स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। इस घोषणा के लेखक कौन थे, थॉमस जेफरसन थे जिन्होंने घोषणा की। हम भी यहाँ अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के कुछ अंश पढ़ेंगे। देखते हैं क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है। हम इन्हें स्वयं सिद्ध सत्य मानते हैं कि ईश्वर ने सारे मनुष्यों को समान बनाया है और उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें उनसे अलग नहीं किया जा सकता, जैसे जीने का, स्वतंत्रता का और अपनी खुशी की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का अधिकार। हम यह भी मानते हैं कि इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए मनुष्यों के बीच सरकार बनाई जाती है और इन सरकारों को उनकी सत्ता शासितों की
स्वीकृति से प्राप्त होती है। जब कभी कोई सरकार इन उद्देश्यों को हानि पहुंचाती है तब यह उन लोगों का अधिकार बन जाता है कि वे उसे बदलें व या खत्म कर दें और नई सरकार का गठन करें। हम अमेरिका के संयुक्त राज्यों के प्रतिनिधि इन उपनिवेशों के रहने वाले अच्छे लोगों के नाम से और अपनी सत्ता के आधार पर यह घोषणा करते हैं कि संयुक्त उपनिवेश स्वतंत्र व स्वशासी है। स्वयं से मतलब वह क्या है, एक स्वतंत्र और स्वशासी, स्वयं के द्वारा शासन किया जाएगा या वहाँ के रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा वह शासन की जाएगी। अब आगे देखते हैं। सन 1781 में अमेरिका ने फ्रांस की सैन्य मदद से किसने सन 1781 में अमेरिका ने फ्रांस की मदद से सैन्य मदद लेकर इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध जीत लिया। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका ने युद्ध जीता था और उन्हें पहला राष्ट्रपति चुना। और उन किसके द्वारा? जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व मतलब उनके संचालन के द्वारा उन्होंने अमेरिका ने युद्ध जीता था और उन्हें क्या कर दिया, वहाँ का उसे राष्ट्रपति बना दिया गया। सन 1781 में संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सरकार ने गणतांत्रिक संविधान गणतंत्र जहाँ लोगों के द्वारा राष्ट्राध्यक्ष को चुना जाता है का ऐलान किया। ये क्या है? 1781 में किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सरकार जो थी गणतांत्रिक संविधान, जिसको कहा गया है कि गणतंत्र, जहां लोगों के द्वारा राष्ट्र का अध्यक्ष चुना जाता है, उसका उन्होंने क्या किया? ऐलान कर दिया। इसके निर्माताओं में से थॉमस जेफरसन भी थे, जिन पर लॉक और रूसो जैसे विचारकों का प्रभाव था। उनके प्रयासों से अमेरिका के संविधान में नागरिकों के अधिकार, संघीय शासन प्रणाली, शक्तियों के विभाजन, जैसे यहाँ कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के मध्य शक्ति विभाजन आदि बातें सम्मिलित हैं। इसमें मैं सिंपल सी बात आप लोगों को बता सकती हूँ कि इसमें कानून बनाने, लागू करने और उसे क्रियान्वित करने में इनकी भूमिका क्या है? अमेरिका के संविधान में जो नागरिकों के जो अधिकार हैं वह संघीय तौर से शासन प्रणाली में उसे सम्मिलित की गई और उसे लागू भी किया गया। अब आगे देखेंगे 8.4 में फ्रांसीसी क्रांतियाँ। इंग्लैंड की क्रांति और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद फ्रांस में सन 1789 से 92 के बीच क्रांति हुई, जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। जो क्या है? इंग्लैंड की क्रांति और अमेरिका स्वतंत्रता क्रांति के बाद कहाँ? फ्रांस में, जो 1789 से लेकर के 92 के बीच में क्रांति हुई, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं या जाना जाता है। इसे विश्व को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली घटनाओं में गिना जाता है, जो काफ़ी क्या है, विश्व को प्रभावित किया था इसलिए। अब आगे देखते हैं 17वीं सदी में फ्रांस में भी इंग्लैंड की तरह एक निरंकुश राजशाही स्थापित थी। 17वीं सदी में ये फ्रांस में भी इंग्लैंड की तरह ही एक निरंकुश, जहाँ पे स्वेच्छाचारिक शासन, जो अपनी इच्छानुसार शासन करने वाली ऐसी राजशाही राजाओं के द्वारा स्थापित की गई शासन प्रणाली थी। पर वहाँ भी इंग्लैंड की तरह नए कर आदि लगाने के लिए राजा को अपनी प्रजा के लिए प्रतिनिधियों से अनुमति लेने की प्रथा थी। वहाँ भी क्या है? इंग्लैंड की तरह ही वहाँ अगर कोई भी कर लगाने के लिए राजा को अपनी प्रजा के प्रतिनिधि, जो सदस्य चुने गए हैं, उनसे क्या है? अनुमति लेने की प्रथा थी। इसके लिए एक सभा बुलाई जाती थी, जिसे स्टेट्स जनरल कहा जाता था। जो क्या है? ये प्रतिनिधि जो अनुमति लेने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी। उस समय का फ्रांसीसी समाज 3 श्रेणियों या स्टेटस में विभाजित था। पहला स्टेटस ईसाई चर्च के पादरियों का था। दूसरे स्टेटस में अभिजात्य वर्ग के भूस्वामी आते थे, ये दूसरे नंबर पे। तीसरे स्टेटस में बाकी सामान्य लोग थे, जिनमें वकील, व्यापारी, कारीगर, किसान, मजदूर आदि सम्मिलित थे। इस तरीके से क्या है, जो फ्रांसीसी समाज में जो स्टेटस थे वो 3 श्रेणियों में बटे थे। पहला था स्टेटस ईसाई चर्च पादरियों का होता था, जो पहला था। दूसरे में अभिजात्य वर्ग, जिसमें क्या है? भूस्वामी आते थे, जो भूमि के स्वामी होते थे बड़े। तीसरे स्टेटस में वे लोग आते थे जो वकील, कारीगर, व्यापारी हो गए, किसान हो गए, इस तरीके से लोगों को उसमें सम्मिलित किया
गया था। वैसे देखा जाए तो संख्या में पहले व दूसरे स्टेटस के लोग नगण्य थे, मतलब नहीं के बराबर। आबादी के कुल 2.5%, जबकि अधिकांश लोग 97.5% तीसरे स्टेटस के ही थे। पहले और दूसरे स्टेटस के सदस्यों को कई कानूनी रियायतें मिली हुई थी, मतलब कानूनों के द्वारा उन्हें बहुत सारी ऐसी रियायतें, मतलब भूभाग मिली हुई थी, जैसे पहले स्टेटस के पादरी चर्च के लिए बाकी सब लोगों के टाइथ नामक धार्मिक कर वसूलते थे। इन्हें क्या है, धार्मिक कर वसूल करने का अधिकार दिया गया था, जो पादरी के चर्च लिया करते थे। पहले 2 स्टेटस को राजा को कोई कर नहीं देना पड़ता था। पहले 2 स्टेटस जो कि राजा को इन्हें कोई भी या किसी भी तरह का कर नहीं देना पड़ता था, तथा उन्हें राजकीय काम के लिए बेगार नहीं करनी पड़ती थी, मतलब जो भी राजकीय कार्य होते थे उसके लिए बेगार नहीं करना पड़ता था। अधिकांश उच्च पादरी दूसरे स्टेटस के अभिजाते परिवारों से ही थे, मतलब उच्च और जो द्वितीय स्टेटस के थे वो क्या है, एक ही परिवार से संबंध या ताल्लुकात उनका होता था, जिसके कारण वे पहले 2 स्टेटस का रुख एक जैसा होता था, मतलब दोनों की जो स्थिति थी वो काफ़ी हद तक एक जैसी थी। यहाँ चित्रों के माध्यम से आप लोगों को 8.7 में फ्रांस में स्टेटस व्यवस्था किस तरीके से बनी थी इसके बारे में दिखाया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ प्रथम स्टेटस जो पादरी वर्ग का, द्वितीय स्टेट जिसमें अभिजात्य वर्ग, तृतीय स्टेट व्यापारी, बड़े व्यापारी, व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, ये क्या है तृतीय स्टेट में आते थे। चित्र 8.8 में स्टेट जनरल की सभा का एक दृश्य, मंच पर राजा सिंहासन पर बैठा है, उसके दाहिनी ओर चर्च के पादरी बैठे हैं और बाईं ओर अभिजात्य भूस्वामी अंत में उनकी ओर मुख करते हुए खड़े हैं तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि, मतलब सदस्य। इनमें महिलाएं अन्य दर्शकों के साथ बाजू की गैलरियों में बैठी हैं। इसमें महिलाएं अन्य दर्शकों के साथ बाजू की गैलरियों में बैठी हैं। इस चित्र की तुलना 17वीं सदी के इंग्लैंड के संसद के चित्र 8.2 से करें कहा गया है, जिसमें आप लोगों ने देखा है। अब आगे देखते हैं। जब राजा सलाह के लिए तीनों स्टेटों को बुलाते थे तो हर एक स्टेट को एक एक मत का अधिकार था। जब वो क्या है, सलाह के लिए जब तीनों स्टेटों को बुलाया जाता था तो उनमें से हर एक स्टेट के एक एक मत का अधिकार था, उन्हें मतलब वोट देने का अधिकार था। इसका परिणाम यह था कि जो भी प्रस्ताव पहले 2 स्टेटों को स्वीकार्य होता था, पहले 2 स्टेटस मतलब जो प्रथम और जो द्वितीय हैं, उन्हें जो 2 स्टेटों को स्वीकार्य होता था वही क्या हो जाता था, पारित होता था। तीसरा स्टेट को 97% आबादी का प्रतिनिधित्व करता था। वो क्या 97% जो प्रतिनिधि जो सदस्यता है उसका वो प्रतिनिधित्व करता था। वह बिना पहले 2 स्टेटों की अनुमति के कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर सकता था। वह जो पारित करना होता था उसके लिए क्या है, पहले जो 2 स्टेटस प्रथम और द्वितीय स्टेटों की अनुमति का होना उसे बहुत ही जरूरी होता था। कानूनी रूप से करों का बोझ केवल तीसरे स्टेट पर पड़ता था, लेकिन इसका निर्णय पहले 2 स्टेटों के हाथ में होती थी। जो भी स्टेट होते कर जो चुकाना होता था वह क्या है, जिसमें व्यापारी, कारीगर, बड़े जो व्यवसायी होते थे उन्हीं पर ही ये कर का बोझ पड़ता था, जिसका वो निर्णय लेने का हक सिर्फ क्या होता था, 2 स्टेटों प्रथम और द्वितीय स्टेटों के हाथ में ही होता था। अब हम आगे देखते हैं। फ्रांस में जनता 18वीं सदी के अंत में निरंकुश राजा तथा कुलीनों व सामंतों की मनमानी से त्रस्त थे। फ्रांस की जो जनता थी, जो 18वीं सदी की स्थिति को कहा गया है कि के अंत में जो निरंकुश शासन प्रणाली थी, जो स्वेच्छाचारी या अपनी इच्छानुसार जो राजा तथा जो कुलीन और सामंती जो क्या होते थे, जो सेनापति होते थे, बड़े अधिकारी होते थे, उनकी मनमानी से वो त्रस्त थे, मतलब परेशान हो चुके थे। सामंत किसानों से अत्यधिक लगान वसूलते थे, उनसे बेगारी करवाते थे। लगान जो होती थी वो बहुत ही अधिक मात्रा होती थी, साथ ही बेगारी मतलब बिना पैसे के काम करवाए जाते थे, और कई तरह की
तरह की वसूली करते थे। राजा और उसके अधिकारी नए नए कर लगाने की कोशिश करते थे और विभिन्न तरह के दैनिक उपयोग की चीज़ों पर कर लगाते थे। इस तरीके से जो राजा और उसके जो अधिकारी होते थे वो किसी न किसी तरीके या नए कर लगाने की कोशिश में लगे रहते थे और उन्हें हमेशा दैनिक जो उपयोग की जाने वाली जो भी चीज़ें हैं उन पर भी उन्हें कर लगाए जाते थे। राजा अक्सर अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए किसी उपयोग की वस्तु को बेचने का एकाधिकार अपने चहेतों को दे देते थे। जो राजा क्या है, अब जो उसके पास अधिकार का जो उपयोग करते थे या उनके अधिकार का जो उपयोग करते हुए वो क्या करते थे कि उपयोगी वस्तु जो आवश्यक चीज़ है उसे बेचने का अधिकार वह किसको देते थे, अपने चहेते जो उन्हें प्रिय होते थे उन्हीं को वो दे दिया करते थे। वे उस चीज़ों की कीमत मनमाने ढंग से बढ़ाकर बेचते थे। फ्रांस का मध्यम वर्ग चाहता था कि फ्रांस में सामंतशाही समाप्त हो और ऐसी राजकीय व्यवस्था हो जो फ्रांस के व्यापार और उद्योग के उनके हितों में कानूनी बनाए जाए या कानून बनाया जाए। वो क्या है, फ्रांस का जो सामंती जो शासन प्रणाली थी जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को क्या करती थी, परेशान करती थी, तो वो उसका खत्म हो और साथ ही साथ एक ऐसी राजकीय व्यवस्था प्रणाली स्थापित हो जिससे क्या है व्यापार और उद्योग उनके कानूनी हित में हो। वे लोग काफ़ी हद तक लॉक, रूसो, दिदोरो जैसे विचारकों के लोकतांत्रिक सिद्धांतों से प्रभावित थे, जिन्होंने लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली व्यवस्था थी या जो सिद्धांत बने हुए थे वो उससे काफ़ी प्रभावित थे। इस बीच अमेरिकी क्रांति हुई जिसमें फ्रांस के सैनिकों ने भाग लिया और इस कारण फ्रांस में अमेरिकी क्रांतिकारियों के विचार फैलने लगे। जो अमेरिका जो क्रांति थी उनकी जो विचार थे वो क्या है धीरे धीरे फैलते चले गए। अब आगे देखते हैं। सन 1774 में जब लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा, जब ये सन 1774 में फ्रांस की गद्दी पर लुई 16वां जब बैठे तब उसे वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, मतलब धन की समस्या का सामना करना पड़ा। फ्रांस द्वारा लड़े जा रहे युद्धों के कारण वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया। फ्रांस के जो युद्ध लड़े जा रहे थे उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में क्या है धन की जो समस्या उत्पन्न हो रही थी। इससे निपटने के सारे उपाय असफल रहे तो राजा लुई 16वां के पास लोगों पर लगाए जाने वाले करों में वृद्धि करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। अब जो क्या है युद्ध में जो धन की समस्या हो रही थी, संकट उत्पन्न हो रहा था, तो उस संकट का निपटारा करने के लिए राजा जो लुई 16वां के पास लोगों पर लगाए जाने वाले जो कर थे उसमें क्या कर दे, वृद्धि कर दी, क्योंकि जो संकट थी, जो समस्या थी उसका निपटारा करना का कोई दूसरा उपाय नहीं था और उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। लुई 16वां ने 5 मई सन 1789 को नए करों के प्रस्ताव के लिए 3 स्टेट की सभा, स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में 300 प्रतिनिधि भेजे, जो क्या है प्रथम और द्वितीय की उन्होंने क्या है 300 प्रतिनिधि सदस्य उसने भेजे। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि आए जो समृद्ध एवं शिक्षित मध्यम वर्ग के थे। जो तीसरे स्टेट के आने वाले जो व्यक्ति थे या सदस्य थे वो क्या थे, समृद्ध, मतलब उनके पास अच्छी समृद्धि थी या भरे पूरे थे और वो साथ ही साथ शिक्षित भी थे। किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रतिनिधित्व नहीं था। फिर भी गांव-गांव में सभाएं हुई और लगभग 40,000 शिकायत पत्रों में कारीगरों, महिलाओं और किसानों ने अपनी समस्याएं प्रतिनिधियों के साथ भेजी। जो क्या है तीसरे स्टेट में आने वाले जो थे उन्होंने जो 600 संख्या थी जिनकी उन्होंने जो महिला जो भी आवश्यक थी शिकायत पत्र थी जो भी समस्याएं थी उनको उन प्रतिनिधियों के साथ भेजी गई। स्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक स्टेट को केवल एक मत देने का अधिकार था, परंतु तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने मांग की कि इस बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। तो इस तरीके से जो तीसरे स्टेट के लोग थे उन्हें भी मतदान करने का अधिकार किया, जो कि एक लोकतांत्रिक सिद्धांत के आधार पर था।
राजा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन राजा जो यहाँ लोगों के द्वारा, जो तीसरे स्टेट के लोगों थे उनके द्वारा जो वोट किए जा रहे हैं, मत किए जा रहे थे, जो प्रत्येक लोगों के सदस्य के एक एक मत दिए जा रहे थे, तो वो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। ऐसे में तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जागते हुए सभा से बाहर चले गए। और वो क्या है, राजा के जो अस्वीकार किया, तो वो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि थे, सदस्य थे, वो उस पर विरोध जगाना शुरू कर दिया और उन्होंने सभा से बाहर कर गए। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी हम जो इस चैप्टर से बाकी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, तोकुगावा शोगुन और जापानी राजा के संबंध के बारे में मुख्य बातें बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखें। ये 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप लोग इसके आंसर लिखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।